गुड आफ्टरनून क्लास। और कैसे हो भाई? बढ़िया हो? मजे आ रहे हैं? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही? तो देखेंगे आज की क्लास में बायोलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं और बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में जो मेरा लास्ट पॉइंट था बायोलॉजी के अंदर, वो कौन सा था? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो कल की क्लास में आपका हो चुका था और मैं बोल के गया था कि अगली क्लास में मिलेंगे किसी अगले चैप्टर के साथ या फिर न्यू टॉपिक के साथ। तो जो आज का आपका टॉपिक होगा वो होगा सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। आज की क्लास में हम सेल बायोलॉजी को देखेंगे कि कोशिका विज्ञान के अंदर से जो जो हमें एग्जाम पूछता है क्वेश्चन, उनके ऊपर हम नज़र डालेंगे। और सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है? सेल बायोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है कोशिका विज्ञान। और कोशिका क्या होती है ये तो सबको पता ही होगा। सेल, कोशिका क्या होती है? सेल। और सेल बायोलॉजी को बोला जाता है कोशिका विज्ञान, है ना। आगे बात करें, लेकिन हमें इस तरीके से अगर हम सेल देखेंगे तो नहीं माना जाएगा कि सेल को बोलते हैं कोशिका और कोशिका को बोला जाता है सेल। कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें इसमें, ये तो कंप्लीट हो गया कि सेल को ही कोशिका और कोशिका को ही सेल कहते हैं, लेकिन यहां से एग्जाम जो जो क्वेश्चन पूछता है अभी वो बाकी है, तो उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो इसमें क्या है, ये सेल से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल से जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर है। आपको मैंने पहली क्लास में जिस दिन बायोलॉजी स्टार्ट किया था मैंने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का जो निर्माण होता है वो हमारी सबसे छोटी एक सेल से होता है, मतलब एक कोशिका से होता है। तो कोशिका को क्या माना जाता है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई या फिर यूनिट माना जाता है। तो कोशिका से जैसे हमारा शरीर बनता है, जैसे हम बात करें अगर इस बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग की बात करें तो इस बिल्डिंग को बना, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनी भाई? छोटे छोटे कमरे बनाए होंगे पहले, उसके ऊपर दूसरा कमरा, या फिर स्टार्टिंग का अगर पॉइंट लें तो इस बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ईंट को माना जाएगा। एक ईंट से दूसरी ईंट लगाई, उसके बाद धीरे धीरे क्या बाउंड्री की गई होगी, उसके बाद में फिर इसका एक कमरा बना होगा, दूसरा कमरा, फिर उसके ऊपर, मतलब सबसे छोटी इकाई इसकी क्या मानी गई? ईंट को माना गया है। तो ईंट इसकी छोटी इकाई है, मतलब किसी एक छोटे रूप से बढ़ते बढ़ते कोई बड़ा रूप ले लेना ही क्या कहलाता है? एक निर्माण कहलाता है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर हुआ। शरीर के अंदर भी क्या हुआ, जब छोटी सी एक सेल आई थी और एक छोटी सी सेल ने अपना क्या किया? निर्माण किया। और निर्माण करते करते उसने आपका इतना बड़ा शरीर बना दिया। अब इस शरीर के अंदर जो सेल का काम होता है या शरीर के अंदर जो जो काम होते हैं वो तो आप पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं, लेकिन आज की क्लास की चर्चा है हमारी सेल बायोलॉजी की। तो सेल के अंदर क्या क्या चीज होती हैं जो कि डेवलप होती हैं और अपनी सेल का विकास करती हैं, उस चीज को देखेंगे। तो जैसे हमसे एग्जाम्पल पूछता है, यहाँ से एग्जाम पूछता है हमसे कि सबसे छोटी सेल किसकी होती है, सबसे बड़ी सेल किसकी होती है, या सेल किसने खोजी थी, सेल कब आई थी प्रचलन में, किसने जाना था, इन चीजों के ऊपर चर्चा करते हुए कुछ पार्ट्स आएंगे कि सेल के अंदर ये पार्ट्स पाए जाते हैं, उन पार्टों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें कुछ कॉमन पॉइंट हैं जो कि एग्जाम सीधे सीधे पूछ लेता है, उनको हम लिख लेते हैं। पहला जो इसका पॉइंट है उसको लिखेंगे आप, कोशिका जीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवों की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई होती है। इसका मतलब क्या हो गया? जो सेल है या जो कोशिका है वो व्यक्ति की कैसी इकाई मानी जा रही है? फंक्शनल एवं कार्यात्मक। कार्यात्मक एवं स्ट्रक्चरल, मतलब फंक्शनल और स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर का मतलब हो गया उसकी रूपरेखा बनाने के लिए, कार्यात्मक मतलब हो गया उसकी रूपरेखा बनने के लिए वो कार्य करती है। समझ में आ गया? आगे बात करें, अगला पॉइंट है जो इसका, कोशिका की खोज पूछा जाता है। कोशिका की खोज कब की गई थी, पता है किसी को? रतनगढ़ सेंटर पर आवाज आ रही है भाई? रतनगढ़ सेंटर वालों, रतनगढ़ सेंटर आवाज आ रही है क्या?
सुरेंद्र जी आप देखिए रतनगढ़ सेंटर वालों का क्या चल रहा है, कॉल करिए, मैं आवाज नहीं जा रही आई थिंक। माइक वाइक तो सब ठीक चल रहा है। रतनगढ़ सेंटर पर आवाज आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ दिख तो रहा है, पर वो देखें तभी तो सही, वो कोई प्रॉब्लम आ गई, देखो वो आ गई सर। अब जा रही है? आ रही है भाई आवाज? अरे हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपकी। तो रतनगढ़ वालों आप देख लो, आप जब सो रहे थे तब हम बायोलॉजी के अंदर सेल बायोलॉजी करा रहे थे, ठीक है। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया आज की क्लास में सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी को बोला जाता है कोशिका विज्ञान, और कोशिका विज्ञान क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। इसमें जो पहला पॉइंट मैंने लिखाया है वो है कोशिका जीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका जीवों के लिए किस प्रकार की इकाई मानी गई है, तो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। कोशिका जीवों की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई मानी जाती है। अगला लिखेंगे इसमें, कोशिका की खोज रतनगढ़ सेंटर पर बताएं कोशिका की खोज कब की गई थी? कोशिका की खोज कब की गई थी? आपको पता है? नहीं याद है? याद है, बताओ। जब उसकी जरूरत पड़ी थी। गुड। आगे लिखेंगे इसमें, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, वो तो खुद से ही हो गई थी अपने आप, है ना। तो इसमें लिखेंगे, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। 1862 में। बहुत बढ़िया। आगे लिखो, कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में, अब याद रखना 1862 मत कहना। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे लिखेंगे इसमें, सन 1938-39 में, सन 1938-39 में, सन 1938-39 में वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और प्राणी शास्त्री स्वान, वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और प्राणी शास्त्री स्वान। स्लाइडेन का पूरा नाम क्या होता है? मैथियस स्लाइडेन। और स्वान का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या है? थियोडोर स्वान। वैसे एग्जाम में मोस्टली स्वान और स्लाइडेन ही लिखा आता है, तो आप लिखेंगे सन 1938-39 में वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और प्राणी शास्त्री स्वान ने कोशिका सिद्धांत को
प्रस्तुत किया? कोशिका सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। अब यहां से 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल। दूसरा, सेल की खोज किसने और कब की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि कोशिका का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 2 शास्त्री आए थे, 2, एक तो वनस्पति शास्त्री माने जाते हैं और एक प्राणी शास्त्री माने जाते हैं। उनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। तो आएगा स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था या फिर उन्होंने दिया था। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, पता है क्या? जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी वो तो एक मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका खोजा था वो खोजा था जीवित कोशिका, जिसके अंदर क्या पाया गया था? जीवन पाया गया था, या फिर वो अपना क्या, दोनों? क्या हो गया है? ऐसा क्या हो गया अचानक? ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे यहां से पूछा जाए मृत कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट हुक थे। या फिर सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। या फिर जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। या फिर कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्लाइडेन और स्वान थे। इतना समझ में आ गया? ये सीधे सीधे फैक्चुअल डाटा है, एसएससी हमारी इतना ही पूछती है, ज्यादा नहीं पूछती। आगे लिखेंगे, सबसे बड़ी कोशिका, आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ये तो आंसर आपको सबको पता ही होगा, नहीं पता? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका हाँ शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। हो गया? पूछा जाए सबसे बड़ी सेल किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगला पॉइंट लिखो इसमें, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, गलत लग गया, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की होती है। जो छोटे छोटे वो जीवाणु वगैरह होते हैं ना, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसका पूरा नाम होता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो ऐसे जीवाणु होते हैं उनमें कुछ, जैसे मान के चलो एक जीव जीवाणु होते हैं कुछ, तो यूग्लिना वगैरह होता है, पैरामीशियम होता है, लेकिन उनसे भी मतलब ऐसे फंगी टाइप के, मतलब एक छोटे जीवाणु की रूप में मान के चलो, जो जीवाणु होते हैं उनकी सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को बोला जाता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो सबसे छोटी जो कोशिका पाई जाएगी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होगी, सबसे बड़ी होगी शुतुरमुर्ग के अंडे की। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। और 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की थी। इतना हो चुका है, आगे लिखो, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है।
मैंने आपको एक नर्वस सिस्टम कराया था, तब भी ये लिखाया था, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र जो होता है, जो तंत्रिका होती है मनुष्य की, वो सबसे बड़ी क्या मानी जाती है, उसकी जो तंत्रिका की जो सेल होगी वो सबसे बड़ी सेल मानी जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोप। कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा किया जाता है। अगला लिखेंगे, कोशिका के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। एक पॉइंट और लिखो इसमें, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव अमीबा, एक कोशिकीय जीव अमीबा, कोमा युगलिना, कोमा पैरामीशियम आदि होते हैं। युगलिना, और पैरामीशियम आदि होते हैं। हेडिंग लिखना, जीवों में कोशिका दो प्रकार से पाई जाती है। नंबर 1, प्रोकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2, यूकैरियोटिक कोशिका। जंतुओं में कोशिका दो प्रकार से पाई जाती हैं। नंबर 1, प्रोकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2, यूकैरियोटिक कोशिका। अब क्या होती है यूकैरियोटिक कोशिका और क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों के अंतर पूछा जाता है। तो इसमें लिखेंगे, आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी पाई जाती है, ऑप्शन आएगा छोटी, बड़ी, या दोनों टाइप की, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा पहला ऑप्शन में मैंने इसमें लिखा है कि सामान्यतः यह कोशिका छोटी होती हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी, प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होंगी, यूकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा छोटी पाई जाती हैं। और इनके अंदर क्या अंतर हो सकता है, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, यह अर्ध विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक में यह अर्ध विकसित कोशिका होती हैं। यह अर्ध विकसित कोशिका होती हैं। इनमें न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्रक नहीं पाया जाता। यहां लिखेंगे यूकैरियोटिक के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाएगी ह्यूमन के, जिन जंतुओं के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है
वो कैसी होती है, अर्धविकसित होती है। अर्धविकसित का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर केंद्रक नहीं होगा, और केंद्रक नहीं होगा तो विकसित नहीं हो सकती, वो अर्धविकसित रहेगी। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है, ये पूर्ण विकसित कोशिका होती हैं, और पूर्ण विकसित कोशिका हो गई तो इनके अंदर क्या होगा, केंद्रक पाया जाएगा। तो लिख सकते हो आप अगला पॉइंट उसमें, यूकैरियोटिक के अंदर सेकंड पॉइंट, ये पूर्ण विकसित कोशिका होती हैं और इनमें केंद्रक पाया जाता है। ये पूर्ण विकसित कोशिका होती हैं और इनमें केंद्रक पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाएगा, तो ऑप्शन होगा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो आंसर क्या होगा आपका, यूकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। अब केंद्रक क्या होता है वो आगे देखेंगे, अभी तो आगे लिखेंगे इसमें अगला पॉइंट। इसमें राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक के अंदर इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। और आगे लिखेंगे यूकैरियोटिक में, इसमें राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं। ये फर्क होता है सबसे बड़ा, तो इसमें 80 और इसमें 70। छोटी कोशिका होगी उसमें 70S प्रकार के, बड़ी कोशिका होगी उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाएंगे। और राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन के बने होते हैं और ये प्रोटीन के फैक्ट्री कहलाते हैं। बाकी का इसके आगे आएगा राइबोसोम, जब बताएंगे क्या होता है। आगे लिखो इसमें अगला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में लिखना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक पाए जाते हैं। आ गया समझ में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक के अंदर लिखना है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक पाए जाते हैं। अगला लिखेंगे प्रोकैरियोटिक के अंदर अगला पॉइंट, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता। इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता, और यूकैरियोटिक में लिखेंगे, इसमें कोशिका का विभाजन होता है। इसमें कोशिका का विभाजन होता है। अगर आपको इमेज बनानी है सेल की, तो मैं तो बना नहीं पाऊंगा भाई इमेज, आपको ही बनानी पड़ेगी। मैं दिखा सकता हूं, आप इमेज बना लेना, और उनके बारे में हमें क्या है, जो उसके अंदर जो सेल्स की बात करें तो सेल कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। जो सेल होती है हमारी वो इस प्रकार से होती है, वनस्पति की सेल और ह्यूमन मानव की जो सेल होती है इस प्रकार की आकृति से होती हैं, और इसके अंदर पाया जाता है कई प्रकार की चीजें। तो उनको बोला जाता है कोशिका के मुख्य भाग, उसको बोला जाएगा कोशिका के मुख्य भाग। अगर हम कोशिका के मुख्य भाग की बात करें तो जैसे ये दिख रहा है आप, ये है हमारी क्या सेल, ये वनस्पति सेल को और ह्यूमन सेल को, मतलब जंतु कोशिका को और वनस्पति कोशिका को एक ही तरीके में देखा जाता है, समान समान पाई जाती हैं। जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि जो कोशिका द्रव्य है इनके अंदर समान चीजें पाई जाएंगी। जैसे ये क्या है, हमारी जंतु कोशिका है, और ये क्या है, हमारी वनस्पति कोशिका है। जैसे ये क्या गोल्जी का है, गोल्जी का क्या होता है, सेल्स के अंदर पाया जाता है,
अब इसका क्या काम होता है, कैसे, वो तो मैं कराऊंगा अभी आपको नाम लिखवा करके। अब जो गोल्जी काय होगा वो दोनों सेल्स के अंदर पाया जाने वाली चीज है। सेल मतलब किसके अंदर पाया जाता है, ये जंतु के अंदर और वनस्पति के अंदर। ऐसी कोशिका द्रव्य जंतु के अंदर, वनस्पति के अंदर। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल है, वो सिर्फ वनस्पति कोशिका के अंदर पाई जाती है, और इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन नहीं है। उनके बारे में हमको डिफाइन करना है कि इन चीजों का क्या क्या काम होता है, इसके अंदर क्या क्या काम नहीं होता है। ये क्या है, आपकी सेल है, और आपकी सेल के अंदर इस तरीके से देखो, मैं बता रहा था कि राइबोसोम ये रहे, इसके अंदर राइबोसोम, राइबोसोम हो गया, कोशिका भित्ति हो गई, गोल्जी का हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, केंद्रक हो गया, हरितलवक हो गए। और ये क्लास रुक गई, क्लास कहां से रुक गई थी आपकी, अब बताओ दोबारा। आगे हेडिंग डालो। तो अब इस फोटो को बनाने की अपेक्षा यह है कि सीधा सीधा हम लिख लेते हैं, और सीधा लिखेंगे क्या, कोशिका के मुख्य भाग। आपके माइंड में तो आ गया होगा सेल इस प्रकार का होता है। हाँ, नेट पर सर्च मार के देख लेना। खींच लो यहीं से। आगे लिखेंगे इसमें कोशिका के मुख्य भाग। अगर कोशिका के मुख्य भागों की हम बात करें तो पहला भाग लिखेंगे इसमें, हमें देखना है जो सेल के भाग होते हैं उनका क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे होता है, बस, और ज्यादा नहीं देखना इसमें। ज्यादा देखेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। हाँ, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखाया था मैंने प्रोकैरियोटिक के अंदर, ये क्या, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया इसके बाद लिखाया था, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में लिखना है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक में लिखना है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखाया था मैंने प्रोकैरियोटिक के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन मतलब सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन नहीं होता। और यूकैरियोटिक में लिखाया था कि इसमें कोशिका का विभाजन होता है। उसके बाद हेडिंग डालनी है आपको कोशिका के मुख्य भाग। ये फर्क था इन दोनों के अंदर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक अर्धविकसित होती हैं, यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित कोशिका होती हैं। यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन नहीं होता। अब इन सब के बारे में धीरे धीरे हम चर्चा भी कर लेंगे आगे। ये तो दो प्रकार की जीवों के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब कौन सी कोशिका कौन से जीव के अंदर पाई जाती है, कौन सी कोशिका कौन से जीव के अंदर पाई जाती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। आगे लिखो कोशिका के मुख्य भाग। कोशिका के मुख्य भाग, अभी जो मैंने आपको एक फोटो दिखाया था कोशिका के मुख्य भाग वाला, उसमें से जो पहला पार्ट आता है उसको लिख लो आप, कोशिका के मुख्य भाग। नंबर 1 सेल वॉल, पहला भाग होता है सेल वॉल, हिंदी में बोला जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति क्या होती है भाई, क्या बोल रहे हो आप, इंग्लिश में बोल दिया है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था फोटो,
और मैं बता रहा था कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का मतलब क्या होता है, जो सेल होती है उस सेल की ऊपर वाली जो परत होती है, ये वाली दिख रही है, जो सेल की जो ऊपर वाली परत है, इस परत को बोला जाता है सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति। आ गया समझ में? अब इसमें लिखो, क्या उतारना नहीं है, नाम लिखवाना है, खाली ये लिख तो लिया कोशिका भित्ति। जैसे लाइक दिस, ये सेल है, इसके ऊपर एक आवरण होगा, और जो आवरण जो ऊपर वाला होता है इसको बोला जाता है कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। समझ में आ गया? तो अब लिखो सेल वॉल। ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, पादप कोशिकाओं में होती है। यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जल्दी जल्दी लिख लो भाई। आगे लिखेंगे, यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे लिखेंगे, सेल्यूलोज सेल्यूलोज साइज एंड शेप निर्धारित करता है। साइज एंड शेप निर्धारित। साइज एंड शेप निर्धारित का मतलब क्या होता है? आकार और आकृति। ये पेड़ पौधों के अंदर पाई जाने वाली सेल वॉल होती है। जो पेड़ पौधों की ऊपर वाली परत होती है उसको सेल वॉल बोला जाता है, और ये बनी होती है सेल्यूलोज की। इसका काम होता है क्या? आकार और आकृति देना। आपसे पूछा जाए सेल वॉल किस कोशिका के अंदर पाई जाती है, जंतु या वनस्पति, तो वनस्पति कोशिकाओं के अंदर पाई जा रही है, क्योंकि पादप मैंने लिखाया है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए सेल्यूलोज का काम क्या होता है, साइज और शेप देना। हो गया? पेड़ पौधों में पाई जाती है। पहला ही पॉइंट तो लिखा दिया, यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप का मतलब पेड़ पौधे। आगे लिखेंगे, दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोला जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो दूसरा नाम है हेडिंग का, कोशिका झिल्ली। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन सेल। ये भी क्या है? मानव शरीर की कोशिका का एक पार्ट है, मानव के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें, इसे अर्धपरागम्य झिल्ली इसे अर्धपरागम्य झिल्ली भी कहा जाता है। इसे अर्धपरागम्य झिल्ली भी कहा जाता है। किसको? सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को अर्धपरागम्य झिल्ली भी कहा जाता है। आगे लिखेंगे, कोशिका झिल्ली वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। फैट एंड प्रोटीन से निर्मित होती है। वसा मतलब होता है फैट, वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। अगला लिखेंगे, इसका मेन वर्क, इसका मुख्य कार्य भोजन को अंदर और बाहर लाने ले जाने के लिए, इसका मुख्य कार्य भोजन को अंदर और बाहर लाने ले जाने के लिए पदार्थों का निर्धारण करती है।
ट्रांसपेरेंट झिल्ली की तरह काम करती है। ये हमारी सेल्स ये कोशिका के अंदर पाई जाती है। ये झिल्ली एक टाइप की बनी होती है प्रोटीन की और वसा की, और ये क्या करती है, जो हम खाना पीना खाते हैं उस भोजन के अंदर जो भी पदार्थ जाते हैं उसको सेल के लिए पोषण के रूप में देती है, आगे पीछे मतलब अंदर और बाहर लाने ले जाने का काम करती रहती है। इसी के द्वारा एंट्री होते हैं, इसी के द्वारा एक्सिट होते हैं। आ गया समझ में? आगे बढ़े, आगे लिखो तारककाय, सेंट्रोसोम। एक और पार्ट होता है, अगला पार्ट होता है सेल के अंदर तारककाय, उसको हिंदी में बोला जाता सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को इंग्लिश में बोला, सेंट्रोसोम को हिंदी में बोला जाता है तारककाय। सेंट्रोसोम तारककाय। अब तारककाय क्या होता है भाई? तारक क्या होता है? सेंट्रोसोम। इसका काम क्या होता है तो लिखो। पूछा गया था कि तारककाय की खोज किसने की थी? आपको पता होगा, नहीं पता तो फिर लिख लो। इसकी खोज सन 1888 ईस्वी में, सन 1888 में, 1888 ईस्वी में टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने, हाँ, नामक वैज्ञानिक ने की थी, नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, यह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये केवल जंतु कोशिकाओं के अंदर पाया जाएगा और वनस्पति सेल्स के अंदर ये नहीं पाया जाएगा। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें, यह एक या दो कण वाली संरचना होती है। यह एक या दो कण वाली संरचना होती है। इसे हम सेंट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम को सेंट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखेंगे, इसका मुख्य कार्य समसूत्री विभाजन होने के बीच, इसका मुख्य कार्य समसूत्री विभाजन होने के बीच जो सेल डिवीजन होता है ना हमारा, वो तीन प्रकार से हुआ, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। अब समसूत्री जब विभाजन होता है सेल का, जब ये क्या करता है कि बीच ध्रुवों का निर्माण करता है। अब जब मैं विभाजन कराऊंगा ना, सेल डिवीजन सबसे लास्ट में कराऊंगा इसमें कि सेल डिवीजन क्या होता है, उस दौरान आपको पता चलेगा कि सेल डिवीजन के दौरान जो ध्रुवों का विभाजन होगा वो कौन करेगा? तारक का, या फिर सेंट्रोसोम, या फिर सेंट्रियोल। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब एक पार्ट होता है इसका सेल के अंदर पाया जाने वाला ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोला जाता है अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका, ब्रैकेट में लिख लेना ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RETICULUM, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें लिखेंगे
इससे कोशिका का कंकाल तंत्र भी माना जाता है। इससे कोशिका का कंकाल तंत्र माना जाता है। इट इज नोन एज स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल। इससे कोशिका का कंकाल तंत्र भी माना जाता है। आगे लिखेंगे, ER कोशिका झिल्ली, ER कोशिका झिल्ली और कोशिका कला के बीच, ER कोशिका झिल्ली और कोशिका कला के बीच उपस्थित होता है। ER कोशिका झिल्ली और कोशिका कला के बीच उपस्थित होता है। हाँ सर, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रतनगढ़ सेंटर पर मेरी आवाज आ रही है क्या? ओहो, कहाँ से रिपीट करना है? शुरुआत से रिपीट करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ब्रदर, ये तो नहीं हो पाएगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का मतलब कोशिका झिल्ली भी हो गई, उसके बाद में तो सेंट्रोसोम हो गया, अंतःप्रदत्त जालिका हो गया, ये तो बहुत हो जाएगा, पूरा घंटा निकल जाएगा। तभी तुरंत बता देते आप, तो मैं उसी समय आपको रोक करके करवा देता। अब आपके लिए इतना हो सकता है, आपकी जो क्लास रुकी है इसका यहाँ से PDF भेज दिया जाएगा बच्चों की कॉपी लेकर के, आप उससे फिर मैनेज कर लेना। 3 हेडिंग है, या फिर आप वीडियो मंगा लेना यहाँ से, तो हो सकता है, क्योंकि इसको रिपीट करने में तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा, फिर करा क्या पाऊंगा। आगे आप हेडिंग डालो, अंतःप्रदत्त जालिका कुछ नहीं है, उनके पार्टों के बारे में करा रहा हूं मैं। जो सेल्स होती है ना हमारी, सेल के जो पार्ट होते हैं उनका क्या क्या काम होता है। तो सेल के 2 पार्ट रह गए आपके, कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ लेना उनको कभी। लेकिन यहां पर अगला पार्ट डालो, अगला पार्ट में डालो अंतःप्रदत्त जालिका, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन सेल। ये भी मानव शरीर की सेल का, कोशिका का एक पार्ट होता है। अब इसके बारे में, अंतःप्रदत्त जालिका को ER से देखा जाता है, और अंतःप्रदत्त जालिका जो ER है इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है वो लिखा रहा हूं आगे, यहां से आगे आप पढ़ लो, बाकी की वीडियो को ले लेना या फिर आपको नोट्स सेंड करवा दिए जाएंगे, उनको ले लेना, ठीक है, मैनेज कर लेना कैसे भी करके। यहां से लिखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ER कोशिका, पहला पॉइंट इसमें ये लिखाया था मैंने, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। अगर एग्जाम आपसे पूछता है कि कोशिका का कंकाल तंत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो सेल के अंदर पाया जाने वाला ER अंतःप्रदत्त जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट इसमें है कोशिका झिल्ली, मतलब ER कोशिका झिल्ली और कोशिका कला के बीच उपस्थित रहता है। ER कोशिका झिल्ली और कोशिका कला के बीच उपस्थित रहता है। अगला पॉइंट है इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम बोला जाता है। इसमें पाए जाते हैं ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे लाइक इट इज योर सेल एंड दिस इज ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो इसके ऊपर जो पॉइंट मैंने लगाए हैं ना, ये होते हैं राइबोसोम। नहीं समझ में आया? आ गया?
अब इसमें लिखो राइबोसोम में, मतलब किसमें लिखना है इसको, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उन्हें राइबोसोम बोला जाता है। उसके बाद लिखो राइबोसोम बोला जाता है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ईआर का मुख्य कार्य, मेन वर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मुख्य कार्य सभी वसाओं व प्रोटीन का, सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है। संचरण का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। संचरण करना है जो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, और एक सेकंड, कोशिका झिल्ली देखा था, मैंने बताया था कि कोशिका झिल्ली बनी होती है किससे, वसा और प्रोटीन से। लेकिन वसा और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है उस सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, ईआर। ईआर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम। और राइबोसोम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो ईआर क्या करेगा, ऐसी प्रोटीन का संचरण, मतलब वसा और प्रोटीन का संचरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन करेगा जो सेल के अंदर आई हुई ईआर है। ईआर मतलब सेल के अंदर पाई गई, उसके अंदर क्या आया, वसा और प्रोटीन आ गई। अब वसा और प्रोटीन से ऐसी प्रोटीन वसा को फिर दोबारा से वापस भेजेगा किस पर, कोशिका झिल्ली पर, जो उसका निर्माण करता है। तो पॉइंट क्या कह रहा है, ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है जो कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है। समझ में आ गया। आगे हेडिंग डालो राइबोसोम। राइबोसोम में लिखो राइबोसोम की खोज, राइबोसोम हेडिंग डाल के लिखना है। क्या हो रहा है ये, राइबोसोम की खोज पेलाडे, या फिर लिख लेना PALADE, पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। राइबोसोम की खोज पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने 1955 ऐसे लिख लेना, 1955 में की थी। ठीक है, 1955 में की थी। अगला लिखो आगे पॉइंट इसमें, राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक अम्ल, मतलब राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। आगे लिखेंगे यह दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, अगला पॉइंट है, यह दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, दोनों प्रकार की मतलब हो गया यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक, यह दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। That's why it is also known as कंपनी ऑफ प्रोटीन। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। और यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है
कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाएगा, राइबोसोम को। याद रखना, क्वेश्चन आता है। आगे हेडिंग डालो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती सेल के अंदर, तो इसमें लिखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, पता होना चाहिए आपको। तो इसमें लिख सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग डालने के बाद MITOCHONDRIA माइटोकॉन्ड्रिया देखो, इसमें किसी में भी लिख लो, एक ही बात है। पॉइंट नंबर 1, इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने, आधा ल और ट और म और न, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 में 1886 में की थी। सन 1886 में 1886 में की थी। आगे लिखेंगे इसका नामकरण बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने दिया। बेंडा, इसका नामकरण बेंडा ने तो नामकरण दिया था माइटोकॉन्ड्रिया पर, लेकिन इसकी खोज किसने कर ली थी, अल्टमैन ने। अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने तो खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसने क्या किया था, नामकरण दिया था। मतलब इन्होंने बताया कि एक ऐसा कोई पदार्थ भी है जो इस प्रक्रिया का काम करता है, और इसने कहा इसका नाम रख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया, मतलब ये पंडित वाला काम किया था इन्होंने, नामकरण वाला। इन्होंने इसकी उत्पत्ति बता दी कि इसकी उत्पत्ति है। हाँ बताओ, आगे लिखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका का श्वसन स्थल भी माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। कोशिका का श्वसन स्थल भी माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हमारी सेल है, जो सेल के अंदर श्वसन होता है या फिर उसके अंदर रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो किसकी सहायता से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से। हमारी सेल किससे श्वसन क्रिया करती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ये क्वेश्चन आता है। आगे लिखो, इसकी संख्या निश्चित नहीं होती, ये छोटे छोटे निम्न होते हैं। इसकी संख्या निश्चित नहीं होती, ये छोटे छोटे निम्न होते हैं। हाँ, सेल के अंदर कई तरीके से पाए जाते हैं, जगह जगह। आगे लिख सकते हैं अगला पॉइंट, इसमें ऊर्जा युक्त कार्यों का ऑक्सीकरण होता है। इसमें ऊर्जा युक्त कार्यों का ऑक्सीकरण होता है, फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। शायद आपको याद होगा कि कल की क्लास में मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जब कराया था तो उसमें बता रहा था कि जो रेस्पिरेशन हमारे अंदर या फिर ह्यूमन के अंदर होता है उसको क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल के अंदर, वो कई जगह छोटी छोटी रूप में सेल के अंदर पाई जाती है। निम्न मतलब निम्न होते हैं, मतलब कई होते हैं। नहीं समझ में आया? इनकी संख्या निश्चित नहीं है, ये नहीं कि फिक्स एक शरीर के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये छोटे छोटे पाए जाते हैं। निम्न मतलब कई प्रकार में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये सेल के अंदर रेस्पिरेशन कराते हैं। और इनका और क्या काम होता है, इसके अंदर ऊर्जा युक्त कार्यों का ऑक्सीकरण होता है। और इसकी वजह से मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है वो क्रेब्स चक्र बोला जाता है। और क्रेब्स चक्र क्यों बोला जाता है कि जो रेस्पिरेशन की क्रिया के बारे में जिसने बताया था सबसे पहले वो थे हैंस क्रेब्स नाम के एक वैज्ञानिक।
और हेंस क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने अपने नाम पर ही रख दिया कि रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो क्रेब्स चक्र के द्वारा हो रहा है। और उसमें मैं पॉइंट लिखा के गया था आपको लास्ट में कि जो क्रेब्स चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो वही चीज आज आ गई इसमें, ये कह रहा है इसमें ऊर्जा युक्त कार्यों का ऑक्सीकरण होता है, तो और फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आ गया समझ में? आगे लिखो तो फिर आ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे लिखो इसके बाद एक हेडिंग डालो, केंद्रक। रतनगढ़ सेंटर पर आवाज समझ में आ रही है भाई? क्या चल रहा है क्या नहीं समझ रहे हो ना आप? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। आगे बढ़ेंगे, केंद्रक हेडिंग डालेंगे और केंद्रक के बाद लिखोगे केंद्रक के निम्न 4 भाग होते हैं, लाइक दिस। बनाना चाहो तो आप इसको बना भी सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी? केंद्रक की। नजर नहीं आ रहा क्या? अगर हम बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक क्या होता है? वो हमारी सेल के अंदर कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा? इस प्रकार से। ये क्या है? केंद्रक। क्या है ये? केंद्रक। अब ये सेल के अंदर पाया जाता है और इसके भी कितने पार्ट होते हैं? 4 भागों में इसको माना जाता है। जैसे एक तो होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या होगा? इसके अंदर जो बिंदी सी दिखाई दे रही है ना, आपको नजर आ रही है, इसको बोला जाता है केंद्रक द्रव्य। एक क्या होता है? अंतः केंद्रीय क्रोमेटिन धागे। जो केंद्रक के अंदर केंद्रका वाला पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है अंतः केंद्रीय क्रोमेटिन धागे। और जो ऊपर वाला इसका आवरण होता है इसको बोला जाता है केंद्रक कला। और जो बीच वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है केंद्रका। नहीं समझ में आया? आ गया ना? तो एक कॉर्नर पर इस तरीके से गोला सा बनाने के बाद इसको बना लो भाई, जिससे समझ में आ जाए कि केंद्रक ये होता है। ये तो इजी है, इसको तो बना सकते हैं आप। नहीं बनाना? केंद्रक लिखा है, हेडिंग डालिए, उसके बाद लिख लो इसको, बना लो। बनाना है तो, नहीं तो भैया लिखो। क्या? आगे बढ़े, लिखो तो फिर। केंद्रक के निम्न 4 भाग होते हैं। केंद्रक के निम्न 4 भाग होते हैं। नंबर 1 केंद्रक कला। नंबर 1 केंद्रक कला। नंबर 2 केंद्रक द्रव्य। ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है केंद्रक कला। और दूसरे वाला जो नंबर उसमें पाया जाता है क्या? एक तरीके के लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य उसे बोला जाएगा केंद्रक द्रव्य। तीसरा इसमें लिखेंगे आप केंद्र का जो सबसे मिड पॉइंट होता है केंद्र का। और चौथा लिखेंगे क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे। नहीं समझ में आया? आगे लिखूं, ये क्रोमेटिन धागे ना, पॉइंट बना के लिखना, केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन धागों से, केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन धागों से
कोशिका विभाजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाए गुणसूत्र कहां से बनते हैं, तो गुणसूत्र बनेंगे हमारे क्रोमेटिन धागे से, और क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमेटिन धागे इसमें लिखना है। अच्छा, पॉइंट बोलना है क्या दोबारा? क्या बोला था स्टार्टिंग में? हाँ, केंद्रक की हेडिंग डलवाई थी, उसमें लिखना है केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन धागे, केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन धागे कोशिका विभाजन के दौरान, मतलब सेल डिवीजन के दौरान गुणसूत्र के रूप में बनते हैं। ये क्रोमेटिन धागों को एक गुणसूत्र मान लिया जाता है। कैसे? जब होता क्या है, देखो, एक था मेल और एक थी फीमेल। जब इन दोनों का संयोग जब हुआ था, उस दौरान क्या हुआ, मेल के अंदर से आया था स्पर्म और फीमेल के अंदर से आया था ओवम। स्पर्म और ओवम जो दोनों को मिलाकर के बन जाता है क्या, जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। इधर समझाऊंगा आपको। ये हमारा फ्यूटस, हमारा नहीं, महिला का। फ्यूटस को बोला जाता है भ्रूण, मतलब गर्भ। अगर इसके अंदर पाए जाते हैं क्या, इस तरीके से, मतलब ये गर्भधारिणी वो होती हैं, अंडवाहिनियां बोला जाता है इनको, ठीक है। इनके अंदर पाई जाती हैं ये अंडवाहिनियां। ये आपको नहीं लिखना है, समझा रहा हूं खाली। और ये फ्यूटस है, जब मेल का और फीमेल का जब संयोग हुआ, उस समय पर क्या आया था, मेल के अंदर से स्पर्म और फीमेल के अंदर से ओवम। जब ओवम और स्पर्म जो दोनों आते हैं तो बनता है क्या, जायगोट। और जायगोट क्या होता है, इस जायगोट या इस ओवम में या इस स्पर्म में महिला के अंदर से क्या आता है, न्यूक्लियस के अंदर से, मतलब केंद्रक, जो केंद्रक होता है ना हमारी सेल का, सेल डिवीजन मतलब विभाजन का मतलब ही ये होता है कि इनके अंदर से जो निकल के आने वाला पदार्थ है ओवम स्पर्म के रूप में, उसके साथ में हमारे क्रोमेटिन धागे आते हैं। क्रोमेटिन धागे आएंगे, और क्रोमेटिन धागे जब आकर के यहाँ पर आ जाते हैं ना, इनके द्वारा जब यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ आने के बाद वो क्या करते हैं, मतलब सूखेंगे, सूखने के बाद सिकुड़ेंगे, और सिकुड़ने के बाद वो एक मतलब खंडन होगा उनका, टूटेंगे। और जब वो टूटते हैं तो क्रोमेटिन धागे के टूटने वाली अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। और गुणसूत्र की इकाई क्या होती है, डीएनए। और डीएनए की छोटी इकाई क्या होती है, जीन। तभी बोला जाता है कि माता पिता के ऊपर किसी एक में गया है। माता के अंदर से जीन आते हैं और पिता के अंदर से जीन आते हैं, और जीन से बड़ा क्या होता है, डीएनए। और डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, केंद्रक के अंदर। और केंद्रक में और क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन धागे। और क्रोमेटिन धागे क्या करते हैं, गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया। इसका मतलब क्या होता है, जब मां के पेट में बच्चा बनता है, मां के पेट में बच्चा बनेगा किससे, जायगोट से। और जायगोट के अंदर क्या आता है, जायगोट के अंदर जो हमारी सेल थी, सेल के बारे में करा रहा हूं। सेल के अंदर मैंने बताया केंद्रक पाया जा रहा है, क्या, केंद्रक। इस केंद्रक के भी अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन धागे। और इस केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। डीएनए तो सुना होगा, डीएनए पाया जाता है, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। अब ये डीएनए और क्रोमेटिन धागे जो निकल के आते हैं, वो आते हैं ओवम के रूप में और स्पर्म के रूप में। माता के अंदर से जो पदार्थ निकलता है उसे ओवम, पिता के अंदर से निकलता है उसको स्पर्म। अब उन दोनों को मिलाकर के बोल दिया जाता है जायगोट। अब इस जायगोट में माँ का भी डीएनए है, पिता का भी डीएनए है, और माता के भी क्या है, क्रोमेटिन धागे, और पिता के भी क्रोमेटिन धागे। अब उन सारी चीजों को मिलाकर के क्या बन गया हमारा, जायगोट। और इस जायगोट में से फ्यूटस के अंदर ये रख जाता है, माँ के गर्भ में आ जाता है। और उसके दौरान क्या होता है, फ्यूटस के अंदर, इस फ्यूटस के अंदर फिर बच्चे का बनना स्टार्ट होता है, मतलब सेल्स का दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाता है, और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। समझ में आ गया? आगे लिखो तो नहीं आया तो, और आ गया हो तो। मतलब कौन सा पॉइंट था हमारा लास्ट वाला? अच्छा, क्रोमेटिन धागों से गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे,
अब गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र कितने पेयर्स पाए जाते हैं पता है आपको? अगला अगला लिखो, गुणसूत्र की खोज, गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 ईस्वी में की थी। गुणसूत्र कब खोजा गया था, दिख नहीं रहा क्या? स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 ईस्वी में की थी। आगे लिखो, परंतु इसका नामकरण वाल्टेयर नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 में दिया, 1888 में दिया। आगे लिखेंगे, मेल के अंदर 23 पेयर्स मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ी। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे, फीमेल के अंदर 23 पेयर्स या फिर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 23 जोड़ी गुणसूत्र दोनों के अंदर पाए जाएंगे, फीमेल हो या फिर मेल हो, तो दोनों को मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 46 जोड़ी, या फिर 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। एक 23 जोड़ी का मतलब हो गया 46 गुणसूत्र। आपसे पूछा जाए मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इसमें इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्रों को कायिक कोशिका या फिर कायक गुणसूत्र कहा जाता है। कायिक गुणसूत्र कहा जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब मेल के और फीमेल के अंदर जो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनमें से मेल और फीमेल, जैसे ये 22-23 है ना, तो इनमें से क्या होगा, 22 जोड़ी को क्या कहा जाएगा, 22 और 22 जोड़ी, 22 जोड़ी किसके हैं, फीमेल के, और 22 जोड़ी किसके हैं, मेल के। इनको बोला जाता है कायिक गुणसूत्र। आपसे पूछा जाए कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी, 22 पेयर्स या फिर 44। संख्या पूछी जाएगी 44 हो जाएगी। और वैसे पूछा जाएगा जोड़ी में पेयर्स कितने होते हैं कायिक गुणसूत्र, वो होते हैं कितने, 22। इसका मतलब क्या है कि महिला के अंदर और पुरुष के अंदर, उन दोनों के अंदर 22 जोड़ी गुणसूत्र एक समान पाए जाते हैं। लेकिन जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है वो डिफरेंट होता है। तो अब आगे लिखेंगे, अगला पॉइंट है, 23वें जोड़ी गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, मतलब लिंगी गुणसूत्र कहा जाता है। लिंगी गुणसूत्र कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा 23वें जोड़ी लिख लेना, ये 23वें जोड़ी गुणसूत्र को लिंगी गुणसूत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लिए आ जाता है कि लिंगी गुणसूत्र कौन से गुणसूत्र को कहा जाता है। तो जो 23वां जो गुणसूत्र होगा उसको क्या कहा जाएगा, लिंगी गुणसूत्र कहा जाएगा।
और लिंगी गुणसूत्र का मतलब होता है वो लिंग का निर्धारण करता है, मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो अब आपसे पूछा जाए अलैंगिक गुणसूत्र मतलब कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं और सेक्स गुणसूत्र कितने होते हैं। जैसे हम बात करें गुणसूत्र की तो इसमें देखा जाएगा अलैंगिक गुणसूत्र, अलैंगिक गुणसूत्र और देखा जाएगा लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र अलैंगिक होते हैं टोटल 44 और लैंगिक होते हैं टोटल कितने, मतलब सेक्स गुणसूत्र के नाम से हम इसको सेक्स गुणसूत्र ही बोल सकते हैं। गुणसूत्र ये दो प्रकार से होते हैं, मेल एंड फीमेल। नहीं समझ में आया? जो मेल में सेक्स गुणसूत्र पाया जाता है उसको बोला जाता है एक्स और वाई, और जो फीमेल में पाया जाता है उसको बोला जाता है एक्स एक्स। यहां से सेक्स गुणसूत्र का मतलब क्या हुआ, अगर हमने इस एक्स का कॉम्बिनेशन इससे मिला दिया तो कौन निकल के आएगा, बेटी। अगर इस एक्स का कॉम्बिनेशन इस एक्स से मिलाएंगे तो कौन निकल के आएगा, बेटी। अगर इस वाई का कॉम्बिनेशन इससे मिलाएंगे तो कौन निकल के आएगा, एक्स वाई। और इस वाई का इससे मिलाएंगे तो कौन निकल के आएगा, एक्स वाई। मतलब 50-50% लड़का और 50% लड़की। अब यहां से क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिंग का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है, माता के आधार पर या पिता के आधार पर। तो आपने यहां देखा पिता माना जाता है मेल को और माता माना जाता है फीमेल को। जो लिंग का आधार या लिंग का जो निर्धारण किया वो किसने किया था, पिताजी ने किया था। कैसे किया कि अगर हम बात कर रहे थे गुणसूत्रों की तो ये 44 गुणसूत्र या फिर 22 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र तो एक समान है, लेकिन जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है उसको बोला जाता है सेक्स गुणसूत्र या फिर लैंगिक गुणसूत्र। 22 होते हैं अलैंगिक और 23वां होता है लैंगिक। उस लैंगिक में दो आ जाते हैं मेल और फीमेल। तो मेल का होता है एक्स और वाई और फीमेल का होता है एक्स और एक्स। अब जब इन दोनों का संयोग जब कराया जाता है तो लड़की या लड़के की उत्पत्ति होगी, और लड़की और लड़के की उत्पत्ति का मैटर क्या आएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है कि लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा, पिता या माता। तो पिता के आधार पर किया जाता है। जैसे कि पिता का पहला गुणसूत्र क्या था, 22 का मतलब हो गया 44 गुणसूत्र, 22 का मतलब तो क्या हो गया 44 गुणसूत्र प्लस 45वां जो गुणसूत्र होगा, 46 होते हैं ना टोटल, प्लस 45वां क्या आ रहा है, एक्स। अब जो एक्स गुणसूत्र किसका, पिता का, और यहां पर 44 गुणसूत्र तो ठीक है, प्लस 45वां कौन सा आएगा, एक्स। तो ये भी माता का है, ये भी माता का है। अगर एक्स एक्स को मिलाया जाएगा तो कौन निकल के आएगा, लड़की। कोई इसमें लिंग में परिवर्तन नहीं होगा। अगर इस एक्स को दूसरे वाले इसके 46वें गुणसूत्र से मिला दो तो माता का तो दूसरा भी 46 ही है ना, तब भी लड़की ही निकल के आएगी। लेकिन पिता का गुणसूत्र 46वां आ गया और माता का कोई सा गुणसूत्र हो 45वां या फिर 46वां, तो फिर लड़के की उत्पत्ति हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट गुणसूत्र पाया जाता है किसके अंदर, पुरुष के अंदर, मेन के अंदर। इसी वजह से पिता को माना जाता है लिंग का निर्धारण करने वाला और माता को लिंग का निर्धारण करने वाला नहीं माना जाता है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड बाय दिस पॉइंट। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए पिता लिंग का निर्धारण करता है। ये होता है गुणसूत्र, और निकल के आते हैं कहां से, केंद्रक से, और केंद्रक में पाया जाता है क्रोमेटिन धागे, उनसे निकलते हैं गुणसूत्र। और यही था गुणसूत्र के बारे में आपके लायक। वैसे तो बहुत कुछ है, आगे हम बात करते हैं। अब इसके बाद आगे लिखो अगला पॉइंट इसी में, केंद्रक के अंदर या फिर अरे केंद्रक के अंदर की जगह चलो लिख लो पहले इसको। केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। आगे लिखना अगला पॉइंट, केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी।
हाँ, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अगला लिखो, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। ये था हमारा क्या, केंद्रक। अब बात करेंगे दाना भाई और राणा भाई। दाना क्या होता है, डीएनए, और राणा क्या होता है, आरएनए। दाना भाई और राणा भाई ये कैसे बनते हैं? अभी मैंने आपको पॉइंट लिखाया, डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो डीएनए क्या होता है उसको भी चेक कर लेते हैं। अब तो हेडिंग डालो डीएनए। डीएनए में लिखो, इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। डीएनए की फुल फॉर्म लिख लेना। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, DEOXY। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। बाय डी से डीऑक्सी, डीऑक्सीराइबो, और एन से न्यूक्लिक, और ए से एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आगे लिखना है इसमें, डीएनए केंद्रक में, डीएनए केंद्रक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है आपके लिए कि मानव शरीर के अंदर डीएनए की मात्रा दूसरे नंबर पर कहां पर पाई जाती है? डीएनए सबसे ज्यादा केंद्रक में पाया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, डीएनए दूसरे स्थान पर, डीएनए दूसरे स्थान पर, डीएनए दूसरे स्थान पर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सिर्फ डीएनए दो ही जगह होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में और एक केंद्रक में। ठीक है, और क्वेश्चन ये आता है कि दूसरे स्थान पर डीएनए मानव के शरीर के अंदर किस जगह पर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगला पॉइंट लिखो इसमें, डीएनए मानव, वो 1953 में, 1953 में ना, वो गलत बोल गया था अचानक से। 1953 में वॉटसन, वॉटसन सन 1953 में वॉटसन एवं क्रिक, एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों ने डीएनए की सर्वप्रथम संरचना को दिया। क्या हो गया? क्या था? मॉडल का ही मतलब तो संरचना होता है।
जो आज के अगर हम अकॉर्डिंग अगर हम आज की बात करें जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो किसके ऊपर की डीएनए की संरचना को पढ़ रहे हैं, वॉटसन और क्रिक को। जो आधुनिक संरचना है वो इसने दिया, इनका जो माना गया उसी को तो पढ़ेंगे। 1953 में वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना को दिया। आगे लिखो इसमें। और वॉटसन को 9 वर्ष बाद डीएनए की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट, इन्होंने बताया कि डीएनए 2 कुंडलीय होता है। इन्होंने बताया कि डीएनए 2 कुंडलीय होता है। अब जो डीएनए होता है वो कैसा होगा, 2 कुंडलीय होगा। ये किसने बताया था, वॉटसन और क्रिक ने। कब बताया था, 1953 में। किसके द्वारा बताया था, जो मॉडल दिया था इन्होंने, संरचना इसकी जो दी थी। आगे लिखेंगे, 2 कुंडलीय क्या हो गया, 2 धागेनुमा। 2 धागेनुमा भी बोला जाता है, 2 कुंडलीय बोला जाता है, या फिर बोल सकते हैं इसको सर्पिलाकार। डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है, ऑप्शन में सर्पिलाकार आ जाए तो वो लगा देना, ऑप्शन में 2 धागेनुमा आ जाए तो वो लगा देना, और ऑप्शन में 2 कुंडली आ जाए तो वो लगा देना। समझ में आ गया। आगे लिखो, डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। नंबर एक 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, उसके आगे बराबर लिख लेना, ए बराबर टी, ए डबल बॉन्ड टी है ये, ए डबल बॉन्ड टी या सी ट्रिपल बॉन्ड जी। तो ए का मतलब क्या हो गया, एडिनिन, और टी का मतलब क्या हो गया, थाइमिन, और सी का मतलब क्या हो गया, साइटोसिन, और जी का मतलब क्या हो गया, और जी का मतलब हो गया ग्वाइनिन। अब ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए एडिनिन किससे जुड़ा होगा, थाइमिन से डबल बॉन्ड के साथ, और सी किससे जुड़ा होगा, जी से, ग्वानिन से, मतलब साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ। जिसके अंदर जो ये एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया है उसको बोला जाता है क्या, बॉन्डों से ये जुड़े होते हैं। और ये बॉन्ड क्या होते हैं, ये क्षार होते हैं, ए, टी, सी और जी। आगे लिखेंगे, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण तथा आनुवांशिक कार्य करता है। आनुवांशिक, जेनेटिक, आनुवांशिक कार्य करता है। अगला पॉइंट, जीएनए छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। डीएनए छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे जीन बोला जाता है। जिसे जीन बोला जाता है। आगे लिखेंगे, डीएनए की इकाई जीन माना जाता है। डीएनए की इकाई जीन माना जाता है
डीएनए की इकाई जीन माना जाता है, इसकी खोज हरविंद खुराना ने इसकी खोज हरविंद खुराना ने की थी। हरविंद खुराना ने क्या बताया था कि डीएनए की छोटी इकाई या डीएनए की सबसे छोटी यूनिट माना जाता है किसको? जीन को। अगला पॉइंट लिखना है इसमें, किसी वस्तु को छूने पर हमारा 0.2% डीएनए, किसी वस्तु को छूने पर हमारा 0.2% डीएनए उस वस्तु में डीएनए 0.2% डीएनए उस वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है या फिर चला जाता है। चाहे आप निर्जीव वस्तु को छू लो या आप सजीव वस्तु को छू लो, उस दौरान आपका डीएनए उस वस्तु के अंदर चला जाता है। जैसे अगर आपसे बात की जाए, आपने देखा होगा कौन सा सीरियल आता है उस पर, क्राइम ब्रांच, टीवी पर आती है क्राइम ब्रांच होती है, कौन सी ब्रांच होती है वो, कौन सी, सीआईडी भी होता है। उसके दौरान क्या होता है, वहां पर ऐसे केस मिलते होंगे आपको कि एक ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ऐसा होता है, आ जाते हैं। अब मर्डर के दौरान क्या हुआ, जैसे किसी ने किसी का मर्डर किया और उसके पास कोई, अब पुलिस के पास फोन करेंगे आप, जब पुलिस के पास फोन करेंगे तो पुलिस 1 घंटे बाद तो आती है कि जिसने मर्डर किया वो बेचारा चला जाए तब तक। अब 1 घंटे बाद आ गई, अब आने के बाद उसके पास कुछ भी हथियार पाया जाएगा, छुरी पाई जाए या फिर कोई पिस्टन या बंदूक जो भी हो XYZ, उससे जो पुलिस होती है वो उसको या तो कपड़ा लगा करके पकड़ती है या फिर पकड़ती नहीं है। तो पकड़ती क्यों नहीं है, क्योंकि अगर उसने डायरेक्टली पकड़ लिया तो उसका डीएनए उसमें चला जाएगा फिंगरप्रिंट के द्वारा। लेकिन अगर कपड़ा लगा करके पकड़ा है तो पुलिस का डीएनए तो उस कपड़े में चला गया, जो उस हथियार को दोबारा छुआ उसका डीएनए तो उसमें चला गया, लेकिन पहला जो डीएनए था वो उसी में बना रहेगा। अगर मैंने इस पेंसिल को छू रखा है तो प्रेजेंट में अगर इसमें से डीएनए निकलवाया जाएगा, फिंगरप्रिंट निकलवाया जाएगा तो वो मेरा आएगा। ठीक है, अगर मेरे बाद आपने इसको छू लिया, मैं इसको यहां रख के चला गया और आपने आकर के इसको छू लिया, तो मेरी जगह पर आपके ऊपर आरोप आ जाएगा कि आपने इसको छुआ है, मेरा नष्ट हो जाता है। समझ में आ गया? या फिर मेरे छूने के बाद ये कितने भी दिन तक रखा रहे, कोई और ना छुए, और छुए तो किसी दूसरे पदार्थ के साथ छुए, निर्जीव को लेकर के, जैसे कि हमने कपड़ा लिया या कुछ और हाथों में ग्लिप्स वगैरह पहन लिए, तो हमारा डीएनए उसमें जाएगा। अब ग्लिप्स में तो डीएनए होता नहीं है भाई, निर्जीव है। अब तो उसमें तो इसको कभी भी चेक किया जाएगा तो मेरा डीएनए आएगा। लेकिन मेरे बाद किसी सजीव वस्तु ने, किसी सजीव जंतु ने इसको छू लिया तो उसका डीएनए इसमें चला जाता है। इसी वजह से वहां पर वो कपड़े से पकड़ा जाता है। आगे से ध्यान रखना आपके फिंगरप्रिंट ऐसे कहीं चले ना जाएं। इसी वजह से कहीं कोई दिक्कत हो जाती है तो लोग वाग किसी दिक्कत वाले को, परेशानी को दूर नहीं करते, क्योंकि हमारे ऊपर ना आ जाए, और यही होता है आज के टाइम पर। आगे बढ़े, आगे लिखो, 5 बजे तक है। आगे लिखो, आरएनए 3:45 हो रहे हैं भाई। आरएनए, अब ये चैप्टर तो पूरा हो जाए, वो तो रहेगी, फिर दोनों ही रह जाएंगे। क्यों? आना तो पड़ेगा ही, वो कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे। हाँ अभी करते हैं, नहीं छोटा सा है। आगे लिखो, आरएनए में लिखो, आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और उसमें डीऑक्सी था ना, उसमें से डीऑक्सी को हटा दो, राइबो न्यूक्लिक एसिड को रख लो, वही आरएनए बन गया। ठीक है, अब इसमें लिखो, यह डीएनए से ही बनता है, यह डीएनए से ही बनता है। अगला पॉइंट,
डीएनए से आरएनए तथा प्रोटीन बनने की डीएनए से आरएनए तथा प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया होती है। डीएनए से आरएनए तथा प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया होती है। अगला लिखो, आरएनए में भी 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। आरएनए में भी 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। नंबर 1 एडिनिन। आरएनए में भी 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। नंबर 1 एडिनिन, नंबर 2 साइटोसिन, नंबर 3 ग्वाइनिन। नंबर 1 एडिनिन, नंबर 2 साइटोसिन, नंबर 3 ग्वाइनिन और नंबर 4 यूरेसिल। आपसे पूछा जाएगा डीएनए और आरएनए के क्षार के अकॉर्डिंग कौन सा डिफरेंट होता है। सिर्फ थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है आरएनए के अंदर, यूरेसिल। तो एडिनिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन और यूरेसिन ये 4 प्रकार के क्षार आरएनए के अंदर पाए जाते हैं और आरएनए हमारा डीएनए से ही बन करके आता है और डीएनए से जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करना होती है। आगे लिखेंगे, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोम आरएनए। इस आर का मतलब होता है राइबोसोम और आरएनए जो आरएनए होता ही है। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोम आरएनए। इसमें लिखना राइबोसोम आरएनए में पॉइंट नंबर पहला हेडिंग डालो आरआरएनए। इसमें लिखो आरआरएनए में आरआरएनए प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। आरआरएनए प्रोटीन की फैक्ट्री होता है और ये राइबोसोम के साथ मिलकर के प्रोटीन निर्माण करता है और ये राइबोसोम के साथ मिलकर के प्रोटीन निर्माण करता है। हो गया। अगला लिखो टीआरएनए। नंबर 2 टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए में लिखो ये अमीनो एसिड पर राइबोसोम को पहुंचाता है। आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि टीआरएनए का काम क्या होता है। अमीनो एसिड पर क्या करेगा, ये राइबोसोम को पहुंचाता है। ये अमीनो एसिड पर एसिड को अम्ल बोलते हैं हिंदी में। अमीनो एसिड पर राइबोसोम को पहुंचाता है तभी तो इसको ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। अगला लिखेंगे एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का मतलब होगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ये आरएनए केंद्रक के बाहर अमीनो एसिड को पहुंचाता है। ये आरएनए केंद्रक के बाहर अमीनो एसिड को पहुंचाता है। आ गया समझ में। केंद्रक से रिलेटेड कितनी चीजें हुई। केंद्रक में मतलब केंद्रक में क्या पाए गए, क्रोमेटिन धागे तो हमें पढ़ना पड़ा गुणसूत्र के, और केंद्रक में क्या पाए गए, डीएनए तो हमें पढ़नी पड़ी, डीएनए और आरएनए। ये सारी की सारी चीज कहाँ है, हमारी सेल्स के अंदर। अभी कुछ और पार्ट बचते हैं सेल के, तो उसके लिए अगले पार्ट का नाम डालो लाइसोसोम। लाइसोसोम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन सेल। लाइसोसोम भी मानव कोशिका के अंदर पाया जाता है।
समझ में आ रहा है या फिर वैसे ही चल रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप क्या रहा है? एक बार घर पे पढ़ोगे तो और अच्छे से आएगा। अभी तो ऐसे चल रहा होगा कि लिखते चल रहे हैं लिखते चल रहे हैं ना। रतनगढ़ सेंटर पर समझ में आ रहा है भाई? रतनगढ़ वालों बता दो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है सर, ओके। तो फिर ऐसा कर लेते हैं, 3:54 हो रही हैं, 3 बजे वो 4 बजे फिक्स हम आपको दोबारा आके पकड़ेंगे और 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम पढ़ाएंगे पॉलिटी। आज के लिए इतना ही। इसमें आप बोर हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते इसको। वो ही आगे चल रहा था रेगुलर रूटीन। उपराष्ट्रपति हो गया था, प्रधानमंत्री काय को करा रहे हैं, संसद को पूरा कराना है। उसमें राज्यसभा और लोकसभा कराएंगे। हाँ, आज के लिए इतना ही था। यहाँ से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगले 5 मिनट के बाद। कोशिका के मुख्य वाक्यवाद में मैंने यही कराया था। कोशिका